सभी भारतवासियों को मेरा जय हिंद। जय हिंद का जो अमर नारा है, अभी भी हमारे जो सैनिक हैं अब इसे उद्घोष करते हुए दुश्मन देश की सेनाओं के ऊपर वज्रपात करते हैं। और ये नारा जो है ऐसे ही नहीं आया है, इस नारे को देने के पीछे एक कहानी है। ये चैनल है मेरा भारतवासी, जिसमें मैं आपको इस देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और आज़ादी और साथ ही लोकतंत्र की कहानियाँ बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको कहानी बताता हूँ कि कैसे जय हिंद का नारा इस देश को दिया गया और कैसे वह नारा आया था, और उसके पीछे की कहानी और उसके पीछे छिपे सर्वोच्च बलिदानों की एक कहानी आपको बताऊँगा। तो चलिए भारतवासी चैनल के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जय हिंद के नारे को देने के पीछे कारण और उस कारण को देने वाला व्यक्ति, और उसको देने के लिए जिस सेना का गठन किया गया उसे कहा गया था आज़ाद हिंद फौज। तो मैं आज आपको कहानी बताऊंगा आज़ाद हिंद फौज की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में और उस महान नेता के बारे में जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आपको आज़ाद हिंद फौज की वो गौरव गाथा बताऊं उससे पहले जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट करिए और शेयर करते तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का 1942 ईस्वी में सर्वप्रथम रास बिहारी बोस द्वारा गठन किया गया था। मार्च 1942 में टोक्यो में इसका गठन हुआ था और इसके पहले कमांडर बनाए गए थे कैप्टन मोहन सिंह। और कैप्टन मोहन सिंह भारतीय सेना के कैप्टन थे जिन्हें कि युद्ध में बंदी बना लिया गया था और इन्हीं से इसकी पहली डिवीज़न का गठन किया गया था। इसमें 16,300 सिपाही थे। इसी बीच घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे थे। भारत में जो कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उन्हें आपसी विवाद के कारण कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद वे जर्मनी की ओर निकल गए भारत से, जो कि नज़रबंद थे, और वो जर्मनी की तरफ भाग गए और वहाँ से उन्होंने जर्मन सेना के सहयोग से भारत में एक नई सेना के गठन के द्वारा सैनिक क्रांति से सरकार बनाने की सोची। लेकिन हिटलर के कारण उनका ये प्लान फेल होता दिखा, क्योंकि हिटलर की मंशा उन्हें रूस के साथ युद्ध में प्रयोग करने की थी और वो नहीं चाहते थे कि वो भारत की आज़ादी के अलावा किसी अन्य कार्य पर वो ध्यान दे। इस तरह से वो पनडुब्बी में बैठकर सिंगापुर की ओर आते हैं और सिंगापुर में भारतीय आज़ाद हिंद फौज जिसका गठन हुआ था वो उन्हें अपना सर्वोच्च कमांडर चुनती है। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति के पद पे आसीन होते हैं और यहीं से चालू होता है भारत की पहली स्वतंत्र सेना का अभियान, जिसे नारा दिया गया था दिल्ली चलो का, एवं सुभाष चंद्र बोस को उनकी सेना ने नेताजी के पद से संबोधित किया। इसके साथ ही चालू होता है आज़ाद हिंद फौज का वह अभियान जो भारतीय इतिहास में अमर हो गया। तो चलिए इसके बारे में आगे और जानते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इसी जोशीले गीत को गाकर आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे, सैनिक थे, वो आगे बढ़ते थे और दुश्मन पर विजय पाते थे। और उनका लक्ष्य था भारत में दिल्ली पर जाकर कब्जा करना और भारत को आज़ाद कराना और स्वतंत्र कराना अंग्रेज़ों की गुलामी से। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व के पश्चात जापानियों ने भी आज़ाद हिंद फौज का सहयोग किया और उन्होंने 60,000 भारतीय लड़ाके जो उन्होंने बंदी बनाए थे उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया, जो कि अब आज़ाद हिंद फौज के स्वतंत्र लड़ाके थे। यह भारत की स्वतंत्र सेना थी और जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ी थी पूरे जोश खरोश के साथ। और इसके साथ ही 5 पलटन आज़ाद हिंद फौज में निर्माण की गई, जो कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस के नाम पे थी। 5वीं पलटन महिलाओं की थी, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था और ये इसका नाम था महारानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। आज़ाद हिंद फौज सर्वसमावेशी थी, जाति पाति धर्म का कोई नहीं था, यहाँ तक कि महिलाओं को भी उसने स्वतंत्र कार्य करने का अधिकार दिया। सेना में सर्वप्रथम अगर किसी फौज ने महिलाओं को एंट्री दी है तो वह है आज़ाद हिंद फौज, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में ये सेना निकल पड़ी अपने शूरवीरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज़ाद हिंद फौज की और जानकारी आपको बताते हुए आगे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक सरकार का गठन किया गया सिंगापुर में, जिसे नाम दिया गया आरजे हुकूमत ऑफ आज़ाद हिंद, और यही भारत की पहली स्वतंत्र सरकार थी। देखा जाए तो भारत 21 अक्टूबर 1943 से ही अपना आज़ादी का एक जश्न मना सकता है, क्योंकि उसी दिन भारत ने अपनी आज़ादी की पूरी तरह से घोषणा कर दी थी अपनी सेना के साथ। 30
दिसंबर तक यह आज़ाद हिंद की सेना भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच गई। वहां पे अंडमान का नाम उन्होंने स्वराज द्वीप और निकोबार का नाम उन्होंने शहीद द्वीप रखा, जिसे वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा ही नाम बदल दिया गया है। अब ये स्वराज और शहीद द्वीप ही कहलाते हैं। भारतीय जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसके लड़ाके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते गए और बर्मा को जापानी सेना के सहयोग से पूरी तरह से अपने अधिकार में करके इन्होंने आगे बढ़ा और 19 मार्च 1944 को यह सेना मणिपुर में मुख्य भारतीय भूमि में प्रवेश करती है और कोहिमा पर इनका कब्जा हो जाता है। और इसी तरह से यह भारत के अंदर घुसने वाली पहली सेना थी जो भारतीय आज़ाद भारत की सेना कहलाती थी। और इसके साथ ही इसका इतना गहरा प्रभाव अंग्रेजी शासकों पर पड़ा कि भविष्य में इसने पूरी तरह से प्रमुख भूमिका अदा की भारत की आज़ादी में। 21 मार्च 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक रेडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी से ये अपील की कि वह आज़ाद हिंद फौज को सहयोग करें और साथ ही उन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता नामक शब्द से संबोधित किया। उन्होंने कहा, मेरे पास ये अंतिम विकल्प था कि मैं खून का दरिया पार करके अपने देश को आज़ाद कराऊं और मैंने वह किया। अगर मेरे पास एक भी विकल्प होता जिसमें अहिंसा की नीति का पालन हो सकता था तो मैं वह जरूर करता। उसके पूरे अगले ही दिन उन्होंने 22 मार्च को अपने सैनिकों के नाम एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। और यहाँ से काफ़ी मनोबल के साथ आज़ाद हिंद फौज और आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि आज़ाद हिंद फौज जल्द ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आसाम होते हुए बंगाल और कलकत्ता जो भारत की जो राजधानी रहा था वहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही पसंद था। जापानियों की हार होने लगी, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और मित्र देशों की सेनाएं आगे बढ़ने लगी थी। इसी बारे में जापानियों से चर्चा करने हेतु सुभाष चंद्र बोस वापस जा रहे थे जापान की राजधानी टोक्यो और रास्ते में फार्मोसा द्वीप, जिसे अभी ताइवान कहा जाता है, वहाँ पे उनका जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि यह काफ़ी विवादित विषय है, कोई भी पुष्टि नहीं करता है कि उस जहाज़ दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। काफ़ी विवादित विषय है, कई जांच आयोग बैठे, ये अलग मुद्दा है, इस पर कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद ही जो आज़ाद हिंद फौज का मनोबल गिरा और उनकी हार होनी चालू हुई और इधर जापानियों की भी हार हो रही थी। भारत देश के मुहाने पर पहुंचकर आज़ाद हिंद फौज वापस लौटने लगी, लेकिन इसके बहुत ही दीर्घकालिक परिणाम हुए, तो वो आपको बताता हूँ। नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज का अभियान असफल हो चुका था, लेकिन इस असफलता में भी उनकी सफलता छुपी हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के कई सारे सैनिक या तो मारे गए या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके प्रमुख कमांडरों को भी गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जहां उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और सजाए मौत घोषित की गई। उनका पक्ष रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, KN काटजू आदि जैसे वकील थे। साथ ही जो कमांडर जिन्हें मौत की सजा दी गई थी उनमें कर्नल ढिल्लो, कर्नल सहगल, कर्नल शहनवाज, साथ ही रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की महिला जो लक्ष्मी सहगल थी, उन्हें पूरी तरह से आजीवन कैद की सज़ा सुनाई गई। इससे गंभीर और तीव्र गति से राष्ट्रवाद की लहर देश में संचारित हुई और युवा निकलने लगे सड़कों पर। लाल किले में जहां इन्हें बंदी बनाकर रखा गया, वहां पे रोज़ रात को मशाल जुलूस निकाला जाता था और लाल किले की दीवारें तोड़ दो और आज़ाद हिंद के सैनिकों को छोड़ दो, ऐसे नारों के साथ गुंजायमान होकर काफ़ी तीव्र विरोध हो रहा था, जिससे अंग्रेज सरकार काफ़ी दबाव में आ गई। बाद में यही कारण हुआ भारत देश की आज़ादी को उन्होंने घोषित किया। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के मन में एक डर, एक दहशत पैदा कर दी थी। वो डर और दहशत था कि जिस लाखों की संख्या में भारतीय सेना के द्वारा वो पूरे एशिया में कब्जा करके बैठे हैं, कहीं वो भारतीय सेना विद्रोह ना कर दे। और वो डर कोई गलत नहीं था, क्योंकि 1946 में आज़ाद हिंद फौज को ही अपनी प्रेरणा बताते हुए भारतीय सेना ने अंग्रेज़ों से विद्रोह कर दिया। विशाल विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों ने जैसे तैसे काबू पाया और इसी के परिणाम स्वरूप 1947 के जून महीने में माउंटबेटन योजना आई और क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा किसी भी हालत में। और इसी के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी का पहला सूरज देखा। असली में उस सूरज को हमने 21 अक्टूबर 1943 को देख लिया था, लेकिन जो भी था भारत की मुख्य धरती में हमने उसे 15 अगस्त 1947 को महसूस किया, इसलिए हमारा स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन उसकी जो मजबूत बुनियाद थी, उसकी जो मजबूत नींव थी, वो 21 अक्टूबर 1943 थी और उसका कारण था आज़ाद हिंद फौज और उनके महान लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों,
मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो नया है सब्सक्राइब करिए। अब मैं अगली वीडियो फिर लेके आऊँगा ऐसी किसी खूबसूरत और महान कहानी के साथ। तब तक ले वंदे मातरम।